औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज में। इंशाअल्लाह आज हम हीमोपोएटिक सिस्टम पर तबसरा करेंगे। इसमें इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनीमिया, इंट्रोडक्शन, classification, sign and symptoms, basis investigation and its interpretation, leukemia, lymphoma, water and electrolyte इम्बैलेंस पर गुफ्तगू करेंगे। इस हीमोपोएटिक सिस्टम को तिब्बे यूनानी में निज़ाम तौलीद दम के नाम से जाना जाता है। तौलीद मिलाद से बना हुआ है, यानी पैदाइश, खून और इसके मुख्तलिफ खलियात को पैदा करने वाले निज़ाम को निज़ाम तौलीद दम कहा जाता है। आइए हम आगे चलते हैं। दिस सिस्टम इंक्लूड्स बोन मैरो। इस निज़ाम में सबसे पहले बोन मैरो होता है, जिसको हम रेड मैरो के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द मेन साइट ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। ये वो मकाम है जहाँ पर खलियात की तख्लीक या फॉर्मेशन या पैदाइश होती है। दूसरा जो है लिम्फाइड ऑर्गन्स हो, लिम्फावी निज़ाम। इसमें स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड और पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेटिंग सेल्स शामिल होती हैं। आप दाहिने तरफ देखिए, दिस इज द बोन मैरो, ये हड्डी। थाइम आपको जो है ह्यूमेरस हैंड की ऊपरी जानिब की हड्डी दिखाई गए, जिसे हम ह्यूमरस, इस हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं। इसको हम रेडियो अल्लाह के नाम से जानते हैं। तो जो इस हड्डी के अंदर गूदा है उसी को हम बोन मैरो कहते हैं। और यहीं पर तौलीद दम यानी खून की खलियात की तख्लीक होती है। इसके अलावा इसमें लिम्फावी निज़ाम भी शामिल है। इसमें थाइमस है, स्प्लीन है और लिम्फ नोड्स, जिस तरीके से तस्वीर के दाने होते हैं उस तरीके से ये लिम्फ नोड्स जो है छोटे छोटे होते हैं। और इसके अलावा पूरे जिस्म में रवां दवा खून और उसकी खलियात शामिल होती हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसकी फिजियोलॉजी कारकर्दगी की तरफ रुजू करते हैं। खून बनाने के नज़्म को, मरहले को हम होम्योपोइसिस के नाम से, दिस इज द steps for the formation of blood and blood cells, formation of blood cells from homeopathic stem cells। इसको HSCS के नाम से जानते हैं, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स वो बुनियादी ओरिजिनल सेल होती हैं जिनके फर्दर डिफ्रेंशिएशन से मुख्तलिफ खलियात यानी अलग अलग तरीके के खून की खलियात, मसलन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसी होम्योपोएटिक स्टेम सेल के डिफ्रेंशिएशन से बनती हैं। देखिए, डिफ्रेंशिएट इनटू, ये कुछ वक्फे के बाद डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं मुख्तलिफ किस्म के खलियात में, और जिनमें शामिल हैं
आरबीसी जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स या सुर्ख खलियात के नाम से भी जानते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नामी मादियात पाया जाता है जो ऑक्सीजन को कैरी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो दूसरी खलिया है उसका नाम वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी, खुदकार अमल, खुदकार दिफाई ताकत या क़ुव्वत ये ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी के ज़रिए अमल में लाया जाता है। तीसरा है प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये खून के जमने में, ब्लड क्लॉटिंग में काम आती हैं। इस तरीके से हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट होने के बाद 3 खलियात की तख्लीक करती हैं। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 प्लेटलेट्स। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है और प्लेटलेट्स खून की क्लॉटिंग, थ्रोम्बोसिस जिसे हम कहते हैं, क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इनीमिया, इनीमिया को अगर बहुत ही कम अल्फाज में इसकी तारीफ लिखना चाहे तो इस मर्ज में हीमोग्लोबिन की मकदार कम हो जाती है। डाउन एरो इज द इंडिकेशन ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन गोज डाउन। ये 10.5 से 14, बालिगों में, जेंट्स में 14 और ख़वातीन में कुछ कम 12 साढ़े 12 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। तो इसकी मकदार तबई मकदार से कम हो जाती है और इसकी वजह है कि आरबीसी की तादाद भी कम हो जाती है। यहाँ भी आरबीसी के साइड में डाउन एरो दिखाया गया है और इसका कुल नतीजा, नेट रिजल्ट क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में कमी आ जाएगी। अगेन डाउन एरो दिखाया गया है। इट्स मीन्स देयर विल बी रिडक्शन इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मार्फोलॉजी, उनकी शक्ल कैसी होती है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आयरन डिफिशियंसी होती है। नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एक्यूट ब्लड लॉस हो जाता है। माइक्रोसाइटिक इसमें विटामिन B12 या फोलेट आयन की डिफिशियंसी होती है। etiological blood loss, decrease production, increase destruction जिसे हम hemolysis, destruction means, lysis means destruction, loss of सेल्स, इसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं। इस तरीके से एनीमिया को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 मार्फोलॉजी की बुनियाद पर और दूसरा इटियोलॉजी की बुनियाद पर। जो मार्फोलॉजी की बुनियाद है उसकी वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक जिसमें आयरन डिफिशियंसी और नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एक्यूट ब्लड लॉस एंड माइक्रोसाइटिक जिसमें विटामिन B12 और फोलेट की कमी होती है। और इटियोलॉजी के बुनियाद पर ब्लड लॉस, डिक्रीज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज डिस्ट्रक्शन जिसे हम हीमोलाइसिस के नाम से जानते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, पेलर स्किन, स्किन जो है हल्की जर्द पीली हो जाती है।
कंजक्टाइवा में भी पीलापन दिखाई पड़ता है। फैटीग जिससे सुस्ती होती है, कमजोरी होती है। डिस्पनिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसे हम सांस लेने की तंगी के नाम से जानते हैं। पैल्पिटेशन या खफकान, चाहे ब्रैडीकार्डिया हो या ना हो, ट्रैकीकार्डिया हो या ना हो, कल्ब के धड़कने की हरकत को महसूस करना पैल्पिटेशन या खफकान कहलाता है। और डिजीनेस, सुस्ती भी दिखाई पड़ती है। इसके बाद बेसिक इन्वेस्टिगेशन, एनीमिया की कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इंटरप्रीट कैसे करेंगे। हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएंगे, इसमें फाइंडिंग अगर इसमें कमी है तभी मकदार से दिस कन्फर्म्स द एनीमिया। उसके बाद आरबीसी इंडिसेस जिसमें एमसीवी एमसीएच करते हैं, अगर अल्टर्ड है तो ये टाइप ऑफ इनीमिया, किस दर्जे की इनीमिया है। और पेरिफेरल स्मीयर मार्फोलॉजी, और सीरम में अप हो सकता है, डाउन हो सकता है। आयरन डिफिशियंसी वर्सेस अदर डिसीज, विटामिन बी 12 है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके बाद ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया is the malignant proliferation of WBC in bone marrow। हड्डी के गूदे में वाइट ब्लड सेल का गैर मुनज़्ज़म, गैर तबई अफज़ाइश, ज़रूरत से ज़्यादा इसकी अफज़ाइश होती है। और दे डू नॉट डाई आउट इन स्पेसिफिक टाइम। जब खलियात सही होती हैं उनका एक लाइफ साइकिल होती है, उस लाइफ साइकिल को पूरा करने के बाद खलियात मर जाती हैं। जब मैग्लिग्नेंट प्रोपरेशन होता है तो यह लाइफ साइकिल इनफाइनाइट हो जाती है, यानी वो किसी भी तरीके से मरती नहीं है बल्कि एक दूसरे के ऊपर जमा होती रहती हैं और एक मास वजूद में आता है जिसे हम ट्यूमर्स के नाम से जानते हैं। अब ल्यूकीमिया दो तरीके की होती है, नंबर 1 एक्यूट, नंबर 2 क्रोनिक। फर्दर एक्यूट को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL और दूसरा एक्यूट माइलाइट AML। क्रोनिक ल्यूकीमिया को दोबारा दो दर्जे में तकसीम किया गया है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया CLL, क्रोनिक माइलाइड CML। इस तरीके से ल्यूकीमिया की दर्जा बंदी की गई है। फीचर्स: बुखार होगा, रिकरेंट बार बार तादिया होगा, खून बहना, हड्डियों में दर्द और हिपैटो स्प्लेनोमेगैली यानी स्प्लिन के हजम में इजाफा हो जाएगा। जिगर जो आपका है वो बढ़ जाएगा, जिसको हिपैटोमेगैली के नाम से जानते हैं। यहाँ लीवर भी बढ़ेगा और स्प्लिन बढ़ेगा, दोनों को एक साथ बढ़ने, दोनों के हजम, दोनों के शेप को एक साथ बढ़ने के निज़ाम को हम हिपैटोस्प्लेनोमेगैली के नाम से जानते हैं। ये कभी कभी आपके पेपर में अलग से पूछा जाता है, दोनों को अलग अलग पूछा जाता है, कभी एक साथ पूछ दिया जाता है। लिम्फोमा, दिस इज द कैंसर ऑफ लिम्फाइड टिश्यूज। कैंसर को कई बार आपको हम बयान कर चुके हैं। अनकंट्रोल्ड एंड unregulated proliferation of cells resulting in the accumulation in the form of tumors। सबसे पहले ये जहाँ खलियात में
इस तरीके की तब्दीली होती है। पहला मरहला ये होता है कि उसमें जेनेटिक चेंजेस होते हैं, न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं, साइटोप्लाज्म में चेंजेस होती हैं, यानी उसकी हजम या उसका शेप तब्दील होता है और उसके बाद कैंसर वजूद में आता है। ये पहले मकामी तौर पर अपने करीब के बातों को नुकसान पहुंचाती हैं और उसके बाद ये लिम्फ के ज़रिए दूसरे मकाम के खलियात को भी नुकसान पहुंचाती हैं। मसलन थोड़ा सा हमें पॉइंटर ले लेने दीजिए। अगर यहाँ पर खलियात आपकी एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगेगा, जिसकी वजह से आपको कैंसर की तख्लीक या बुनियाद पड़ गई। ये अपने पहले नियर बाई करीब के खलियात को मजरूह करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी और उसके बाद यहाँ से निकलकर वाया लिम्फ आर ब्लड, वाया लिम्फ आर ब्लड, ये दूर की खलियात को भी जाकर नुकसान पहुंचाएगी और खूब नशोनुमा पा करके बड़ी हो जाएंगी। इस फेज को हम मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं, यानी कैंसर का फैलाव। इसको हम मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं। ये लिम्फोमा का बुनियादी तारीफ है। ये दो तरीके का होता है, हार्टकिन लिम्फोमा और नॉन हार्टकिन लिम्फोमा। इसमें दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है, एक ख़ास किस्म की सेल है जिसका नाम रीड्सबर्ग सेल्स है। हार्टगिन में ये सेल्स प्रेजेंट होगी, इसीलिए हार्टगिन लिम्फोमा। और नॉन हार्टगिन लिम्फोमा में ये सेल गैर मौजूद होती है, गैर हाजिर होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती हैं। नो रीड स्टेनबर्ग सेल्स प्रेजेंट, इसीलिए एन को खुसूसी तवज्जो दिलाने के लिए सुर्ख रंग से लिख दिया गया है। पहले में रीड्स स्टर्नबर्ग सेल्स मौजूद होंगी, दूसरे में गैर मौजूद होगी, गैर हाजिर होगी, नो प्रेजेंट यानी एब्सेंट होंगे। अब उसके बाद की फीचर्स में है पेनलेस लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, जो आपने लिम्फ, हमने जिसको आपको बताया था तस्बीह के दाने की तरह छोटे छोटे नोड्स निकल आते हैं, तो इसमें दर्द नहीं होगा लेकिन खूब हजम में इसके इजाफा होगा, इलार्जमेंट होगा, बुखार आएगा, रात में पसीना आएगा और वजन में कमी आती चली जाएगी। ये लिम्फोमा के खास अलामात है। अब आइए आगे हम चलते हैं। लिम्फोमा के बाद ये आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगला टॉपिक्स है। इसमें दिखाया गया है दो ग्राफ। ये आपका टोटल बॉडी वेट, मसलन अगर 100 किलो का इंसान जवान बालिग मर्द है तो उसमें 40% सॉलिड्स होते हैं और 60% फ्लूइड होते हैं। यानी इंसान के जिस्म में अगर उसका वजन 100 किलोग्राम का है तो तकरीबन 60 किलोग्राम पानी भरा हुआ है, मायात भरे हुए हैं, फ्लूइड्स भरे हुए हैं। इसकी भी फर्दर तकसीम, इसका 2/3 हिस्सा
इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये सेल दिखाया गया है। इस सेल के अंदर मौजूद मायात को हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और 1/3 एक्स्ट्रा सेलर, ये सेल्स के बाहर। अब सेल्स के जो बाहर है, फिर इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। 75% इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसमें ये खलियात सस्पेंडेड होती है। जैसे एक गिलास में पानी डाल दें और उसमें रबर की कुछ गोलियां डाल दें और उनका वजन कुछ ज़्यादा हो, फ्लोट ना करें, अंदर थोड़ा जा करके फ्लोट करती रहें, तो इन बाल्स के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो बाहर है उसको एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है, 75% इंटरस्टिशियल और 25% प्लाज्मा। तो हमने जैसा आपको कहा कि अगर ये 60 किलोग्राम वजन का इंसान है तो 40 किलोग्राम सॉलिड होंगे, जामिद मादा होगा, और गैर जामिद मादा या मायात 60 किलो के तकरीबन होंगे। इस 60 में 2/3 यानी 40 किलोग्राम आपको इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा, और 20 आपका एक्स्ट्रा सेलर होगा। इस रिमेनिंग 20 का भी 75% यानी 3/4 15 किलो आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड और 5 आपको प्लाज्मा में होगा। इस तरीके से मायात और इलेक्ट्रोलाइट, और इस मायात में कुछ खास इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं। ये इस तरीके से देखिए, ये पूरा आपका बॉडी है जिसको बकेट के तौर पर दिखाया गया है। अब इसमें देखिए, ये इंट्रा आपको 28 हो जाएगा, और जो है 12 ये हो जाएगा। 12 में से 3 आपका प्लाज्मा, और 11 लीटर इंटरस्टिशियल। ये प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल दोनों को मिलाकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। और ये जो 28 लीटर है, जो ज़्यादा हिस्सा है, जो 2/3 है, ये 28 लीटर, ये इंट्रासेलुलर है। अब इन कंपार्ट में यहाँ पर प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के बीच में कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है। इस कैपिलरी मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी होती है, यानी इन एंड आउट मायात इसमें से इधर उधर जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर अप एंड डाउन एरो दिखाए गए हैं। उसी तरह इंटरस्टिशियल और इंट्रा के बीच में सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन से भी आपको मायात इधर से उधर जा सकते हैं। जैसे अंगूर के दाने को हम पानी में डाल देते हैं, वे स्वेल कर जाते हैं। तो जो अंगूर के सेल की खलियात हैं वो परमेबल हैं, यानी पानी अंदर चला जा रहा है, इसलिए उनका शेप बढ़ जाता है, उनका हजम या वॉल्यूम बढ़ जाता है, बड़ी दिखाई पड़ते हैं। इसके बरअक्स अगर शुगर सॉल्यूशन में डाल दें इसी अंगूर के दाने को, तो वहाँ श्रिंक कर जाएंगे। पहले में बढ़ गई, दूसरे में श्रिंक हो गई। तो इस निज़ाम को, इस मरहला को हम परमेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये परमेबिलिटी यानी इन मायात का एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आने जाने का अमल मुसलसल चलता रहता है, लेकिन एक
तकरीबन जो मकदार है 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर और 2/3 इंट्रासेलुलर, यानी एक्स्ट्रा में 14 लीटर और इंट्रा में 28 लीटर। और जो एक्स्ट्रा है 14 उसमें 3 और 11, 3 लीटर प्लाज्मा और 11 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। यही इसका ब्रेकडाउन इस जानिब दिखाया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब उमूमी इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम जो इन फ्लूइड्स में पाए जाते हैं, उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और क्लोराइड है। टाइप्स ऑफ इम्बैलेंस, इनके अदम तवाजुन से क्या क्या नुकसानात देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, डिहाइड्रेशन, इंसान के जिस्म के अंदर किल्लते माई यानी पानी की कमी या डिहाइड्रेशन होगा। दूसरा, ओवर हाइड्रेशन, कभी कभी पानी की मकदार ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स, ये बुनियादी 3 दर्जे में तकसीम किए गए हैं। अब डिहाइड्रेशन होगा तो इसके वजूहात क्या हैं? वोमिटिंग हो गई, डायरिया, इसहाल हो गया, पेचिश होने लगी तो बहुत सारा पानी जिस्म से बाहर निकल जाता है। इसकी बिना पर डिहाइड्रेशन या किल्लत माइयात देखने को मिलती है। इसकी अलामात क्या है कि खुश्की होगी तो प्यास लगेगी, खुश्क जल्दी होगी और आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जिसे हम हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। दूसरा, ओवर हाइड्रेशन, जब पानी की मकदार ज़्यादा होगी। एडीमा, जो एसाइटिस, जो जिस्म एब्डामेन या आपका बतन है उसमें छोटी छोटी एसाइटिस होती हैं, इसमें पानी भर जाएगा, इसको हम एडीमा कहते हैं। जैसे लेग स्वेलिंग देखने को मिलती है या हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स होंगे, इसमें खलल होगा तो हाइपर नाइट्रीमिया, इसमें सोडियम की मकदार तबई मकदार से ज़्यादा हो जाती है, जिसके नतीजे में कन्फ्यूज़न और झटके, आपको सीजर्स के अलामात दिखाई पड़ेंगे। उसी तरह से हाइपर कैलीमिया और हाइपोकैलीमिया, जब कैल्शियम की मकदार तबई मकदार से ज़्यादा हो जाएगी तो इसे हम हाइपर कैलीमिया या कार्डियक एरिथमिया के नाम से जानते हैं। जब हाइपो होगा तो मसल में कमज़ोर हो जाएगा, इसीलिए बुज़ुर्गों की हड्डी उम्र के बढ़ने के साथ साथ कमज़ोर हो जाती हैं। वैसे आजकल नौजवानों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि हम कैल्शियम की तबई मकदार जितनी ज़रूरत है जिस्म को उतना फराहम नहीं करा पाते हैं। और उसके बाद हाइपो ये हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम की वजह से ये दोनों बीमारियां थी। और फिर उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया, इसमें कैल्शियम की मकदार ज़रूरत से कम हो जाएगी और मसल स्पाज़्म, आपके उज़लात में दर्द और झटके दिखाई पड़ेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यही दिखाया गया हाइपोनाइट्रीमिया, जब सोडियम की तबई मकदार 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाएगी तो इसे हाइपोनाइट्रीमिया या सोडियम की कमी कहते हैं। इसकी वजूहात
सियादा डायूरेटिक्स एक्सेप्ट फ्लूइड इनटेक्स। और उसके बाद सिम्टम्स हैं कन्फ्यूजन, हेडेक, सीजर और कोमा। उसी तरह हाइपर कैलीमिया, जिसमें पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। अब ये आपको कासेस और सिम्टम्स है। उसी तरह हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की मिकदार कम हो गई तबई मिकदार से, तो हड्डियां कमजोर। ये देखिए हड्डी आपको दिखाया गया हाथ का, और इसमें कमजोरी, इसमें दर्द होगा और झटके आएंगे, नमनेस, वो आपको शून्य जैसे महसूस होगा, झंझनाहट होगी, सिम्टम मसल स्पाज्म और सीजर्स। अब उसके बाद समरी, पूरे इस चैप्टर का समरी कुछ छोटे से लफ्जों में, हिमोपैथिक सिस्टम यानी निज़ाम में तौलीद दम, इसमें खून की पैदाइश, और इम्यून आर्गन जिसे लिम्फ के नाम से जानते हैं, स्प्लीन और लिम्फ, सारे आपको शामिल थे। एनीमिया में हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा। इनको दर्जाबंदी मार्फोलॉजी और वजूहात, काजेस, असबाब की बिना पर या इटियोलॉजी की बिना पर करते हैं। ल्यूकीमिया इज द मैग्निनेंट डब्ल्यूबीसी प्रोफेशन, वाइट ब्लड सेल्स का गैर मुनज़्ज़म, गैर तबई अफजाइश। लिम्फोमा, कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट का अदम तवाज़ुन जिस्म के ज़रूरी अफ़आल को करने में नाकाम हो जाता है। फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की बंदों में खिदमत करने के जज्बे से इस्म हासिल कीजिए और उसको अमली तौर पर ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।